अब तो मार्केट का यह हाल है कि इन्वेस्टिंग, म्यूचुअल फंड्स, ट्रेडिंग, अरे सब कुछ ही ये बंद कर दो, बंद कर दो। मैं क्यों कह रहा हूं, डेटा के हिसाब से बताऊंगा। आज की जो वीडियो होगी वो पूरे पिछले हफ्ते का विश्लेषण होगा। आज की वीडियो में मैं बताऊंगा कि पिछले हफ्ते में निफ्टी कितना गिरा, कौन सा वो एक स्टॉक है जिसने बहुत ज्यादा न्यूज बनाई और क्या एक्चुअली हुआ था उसमें, और आपके लिए एक बहुत बड़ी लर्निंग छुपी है उसमें जो मैं आपको बताने वाला हूं। यूएस क्या कर रहा है वो बताऊंगा, एसआईपी का डेटा क्या कह रहा है, एफएनओ का डेटा क्या कह रहा है, डीमैट अकाउंट्स का डेटा क्या कह रहा है, कौन सी कंपनियां हैं जो कितनी नीचे गिर चुकी हैं, सारा विश्लेषण करूंगा आज, ताकि आपको पिछले हफ्ते का पूरा इंफॉर्मेशन मिल जाए कि क्या हुआ है मार्केट में और आगे क्या स्टेप्स लेने चाहिए उसके बारे में भी बात करेंगे। इसलिए वीडियो के एंड तक बने रहना, पर उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन दबा दीजिए, क्योंकि अभी तक आप में से सिर्फ 22% लोगों ने सब्सक्राइब किया है, बाकियों ने सब्सक्राइब नहीं किया है। तो आज मैं आपके सामने बोर्ड पे वीडियो बनाऊंगा और आपको बहुत क्लैरिटी से बताऊंगा कि हो क्या रहा है और आपको क्या करना चाहिए। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजय कथुरिया, सीएफए, आपका बिजनेस फाइनेंस और पैसिव इनकम कोच और फाउंडर प्रॉफिट्स फर्स्ट लेके आए हुए कड़क वीडियो कि इस पिछले हफ्ते में क्या क्या हुआ है हर सेक्टर में, चाहे वो म्यूचुअल फंड्स हो, चाहे वो डेरिवेटिव्स हो, एफएनओ हो, चाहे वो इन्वेस्टिंग हो, स्टॉक्स हो और इवन बिटकॉइन भी हो, उसके बारे में, सबके बारे में बात करेंगे, क्रिप्टो के बारे में भी बात करेंगे। पर शुरुआत हम करते हैं हमारे प्यारे निफ्टी 50 से। अगर निफ्टी 50 में आप देखें तो निफ्टी 50 में पिछले हफ्ते, पिछले पूरे वीक में निफ्टी जो है 0.69% नीचे गया, यानी कि करीबन 155 पॉइंट नीचे गया। उसका पिछला जो हफ्ता था उसमें निफ्टी 427 पॉइंट ऊपर चला गया था। तो पिछला हफ्ता हमारे लिए अच्छा रहा था, पर यह हफ्ता काफी खराब रहा है। पर आप देखेंगे कि काफी गिरावट आ चुकी है। तो अगर हम टोटल गिरावट देखें, तो अगर हम देखें कि मार्केट ने टॉप से कितना गिरावट किया है, तो अगर हम यहां पे इसको लेके जाएं और यहां से फिर इसको खींच के यहां तक लेके आए जहां पे अभी मार्केट क्लोज हुई है, तो अप्रोक्सीमेटली हम देखेंगे कि मार्केट ने करीबन 15% का फॉल अभी तक दिया है। ज्यादा में ज्यादा वो करीबन 16% तक गई थी, 17% नहीं गई थी। 17% जो होता है वो मार्टिंगल में लेवल 2 होता है। तो मार्टिंगल लेवल 2 अगर आप आ जाते हैं तो आप ज्यादा इन्वेस्टिंग कर सकते हैं, पर अभी तक मार्केट यहां तक गिरी है। पर हुआ क्या है, अगर आप महीनों के एंगल से देखें तो पिछले काफी महीनों में सिर्फ गिरावट आई है। तो अगर हम सबसे पहले हम देखते हैं ये वाला महीना जो था अक्टूबर का, तो अक्टूबर के महीने में निफ्टी में करीबन 6% यानी 1600 पॉइंट की गिरावट आई। उसके बाद सेकेंड जो मंथ था नवंबर का, उसमें करीबन 74 पॉइंट्स की माइनर गिरावट थी, पर गिरावट थी। फिर उसके बाद जो अगला महीना था उसमें 2% यानी 486 पॉइंट्स की गिरावट थी। चौथा महीना जो था उसपे करीबन 0.58% की, और फरवरी के महीने में तो धाकड़ गिरावट हुई है करीबन 5.89% की। मार्च का महीना अभी तक ठीक चल रहा है, जहां निफ्टी 1.23% ऊपर है, पर 5 महीने कंटिन्यूअस गिरावट के बाद अब ये थोड़ा सा रिलीफ और स्टेबलाइजेशन हुई है मार्केट में। अब जो हुआ पिछले दिनों मार्केट में इस हफ्ते में, वो एक बहुत जबरदस्त न्यूज आई एक पर्टिकुलर बैंक के ऊपर, और उसने सबको हिला दिया। और इससे ना मेरी एक बहुत जबरदस्त लर्निंग भी रही, वो लर्निंग मैं आपके साथ शेयर करूंगा। पर आपका पिछला हफ्ता मार्केट में कैसा गया ये कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताते रहिए। हम बात करेंगे इंडसइंड बैंक की, जो एक दिन में 25% के आसपास गिर गया था। तो आइए हम समझते हैं कि इंडसइंड बैंक के साथ हुआ क्या था, पर उससे पहले उसके स्टॉक को देख लेते हैं कि उसके स्टॉक ने क्या किया है पिछले एक हफ्ते के अंदर। तो ये देखिए इंडसइंड के साथ क्या हुआ। उस अकेले दिन में करीबन इंडसइंड बैंक जो है वो 27% नीचे बंद हुआ है। 27% जो है वो नीचे बंद हो गया अपने क्लोजिंग प्राइस से। और मजेदार बात अब मैं आपको बताता हूं, बहुत सारे लोग है ना स्टॉक इन्वेस्टिंग करते हैं, और मैं हमेशा स्टॉक इन्वेस्टिंग के लिए मना करता हूं। क्यों करता हूं वो मैं समझाता हूं। देखिए, ये आप कोई भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता था, क्योंकि ये कंपनी स्पेसिफिक रिस्क है। एक चीज याद रखिएगा, जब आप मार्केट्स में प्ले करते हैं तो मार्केट में दो तरीके के रिस्क होते हैं। एक होता है सिस्टमैटिक रिस्क, एक होता है अनसिस्टमैटिक रिस्क। सिस्टमैटिक रिस्क का मतलब होता है जो पूरे सिस्टम का रिस्क होता है। जैसे अगर निफ्टी गिरा तो सब लोग गिरेंगे, ऐसा नहीं होगा कोई भी बचेगा। हां, कोई ज्यादा गिरेगा, कोई कम गिरेगा। कहीं वॉर हो गई तो सिस्टम गिरेगा, कहीं पे पॉलिटिकल चेंज हो गया तो सिस्टम गिरेगा। तो सिस्टम का जो रिस्क होता है वो हम सबके लिए बराबर होता है। पर अनसिस्टमैटिक रिस्क ये होता है जहां पे हम कंपनी स्पेसिफिक या सेक्टर स्पेसिफिक रिस्क लेते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर डॉलर अप्रिशिएट करता है तो आईटी कंपनीज के लिए अच्छा होता है, पर पेट्रोलियम कंपनीज के लिए खराब होता है। तो ये होता है अनसिस्टमैटिक रिस्क। तो आप कभी भी, जब भी आप एक पर्टिकुलर स्टॉक में ट्रेड करते हैं तो आप अनसिस्टमैटिक रिस्क लेते हैं। तो यहां आपने अगर इंडसइंड बैंक खरीदा होता तो अनसिस्टमैटिक रिस्क लिया होता। अगर आप इसका टॉप टू बॉटम देखें कि जो ये टॉप मार के आया था उससे लेके आज तक ये कितना गिरा है, तो आप हैरान रह जाएंगे। अगर हम यहां से देखें, ये इसका टॉप पॉइंट था, तो अगर यहां से हम आज का इसका प्राइस देखें, तो जो आज का प्राइस इसका चल रहा है वो प्राइस गिरा है करीबन 60%। तो यानी कि पिछले 60 बार यानी 60 हफ्ते में ये जो है, यानी एक साल के अंदर अंदर, यानी करीबन एक साल में ये 60% ऑलरेडी गिर चुका है। पर मजेदार बात क्या है, मजेदार बात यह है कि अगर हम थोड़ा और आगे जाएं, ठीक है, और अगर हम इसको मंथली बेसिस पे देखें इस पर्टिकुलर चार्ट को, तो आप ये देखेंगे
कि ये जो लेवल है, जो आज प्राइस इसका चल रहा है, अगर आप ये वाला प्राइस देखें तो ये वाला प्राइस पिछली बार जो अगर आपने यहां पे पैसा डाला होता तो यहां से लेके यहां तक आपके जीरो रिटर्न्स थे। अब यहां मतलब कौन सा साल है वो समझते आइए। तो अगर ये हम देखेंगे तो यहां पे अगर आप देखते हैं तो ये साल था 2014, यानी सितंबर 2014 से लेके आज तक पिछले ऑलमोस्ट 10.5 साल में इंडसइंड ने 0% का रिटर्न दिया है। वो ऊपर चला गया, नीचे आ गया, फिर ऊपर चला गया, फिर नीचे आ गया, पर पिछले 11 साल में उसने 0% का रिटर्न दिया है। तो अगर आपने इंडसइंड बैंक किसी की सुन के लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर लिया होता तो आज आपके पास 0% रिटर्न होते अगर आप सितंबर 2014 में आते। अगर उससे थोड़ा पहले आते तो भी कोई बहुत अच्छे रिटर्न्स नहीं बनते। पर यही दौरान अगर आपने निफ्टी मिड कैप, निफ्टी स्मॉल कैप, निफ्टी भी लिया होता तो डेफिनेटली आपने सालाना 10 से 11% का रिटर्न बनाया होता। इसलिए हाथ जोड़ के आपसे प्रार्थना है, अगर आप स्टॉक्स के बारे में नहीं समझते हैं तो कृपया करके निफ्टी मिड कैप निफ्टी, स्मॉल कैप निफ्टी, ये सब खरीदिए। एक पर्टिकुलर स्टॉक खरीदने से बहुत स्ट्रेस हो सकता है। अब हमें नहीं पता ये वापस कब बाउंस करेगा, और जब तक बाउंस करेगा तब तक टाइम भी निकलेगा, और टाइम जितना ज्यादा होता है उतना कंपाउंडिंग रिटर्न खराब होता है। देखिए इस वीडियो को ना एंड तक देखिएगा, बहुत जबरदस्त लेक्चर दे रहा हूं, मेरी बहुत ज्यादा मेहनत जारी है, तो एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को लाइक जरूर कर देना, एंड तक देखना, क्योंकि बहुत अच्छी अच्छी बातें बताऊंगा, आपके काम की चीजें बताऊंगा, आपका माइंड ओपन करूंगा, और उसके बाद आप अपने इन्वेस्टिंग डिसीजंस हमेशा बेटर ले सकते हैं। इस वीडियो के बाद आपके इन्वेस्टिंग डिसीजंस 10x बेटर हो जाएंगे। तो यहां पे ये स्टॉक स्पेसिफिक रिस्क हुआ, तो आइए समझते हैं कि रिस्क हुआ क्या था, इशू क्या था। तो इंडसइंड बैंक में एक बहुत मैसिव इशू हो गया था कि उनके यहां अकाउंटिंग डिस्क्रिपेंसी निकली, अकाउंटिंग ग्लिच निकला, जहां इंडसइंड बैंक ने कहा कि 1500 करोड़ का जो है हमारा एक ट्रांजैक्शन था डेरिवेटिव्स का, जिसको हमने शायद मिस रिपोर्ट कर दिया है, और उसकी वजह से 27% क्रैश हो गया एक ही दिन पे। अब आप वापस मैं आपको एक ही चीज समझाऊंगा कि ये सब चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं है दोस्त। इंडसइंड बैंक गिर गया, हमारे कंट्रोल में नहीं है। पर अगर हमने म्यूचुअल फंड खरीदा होता और उस म्यूचुअल फंड के पास इंडसइंड बैंक होता तो इंडसइंड बैंक उसका एक शेयर होता, तो यानी उसमें गिरावट तो आती पर 27% नहीं आती, शायद 2 या 3% आती। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि फोकस करिए कि अपने पोर्टफोलियो में हमेशा इंडेक्सेस खरीदिए, या फिर एक पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड खरीद दीजिए या ईटीएफ खरीदिए, पर एक पर्टिकुलर स्टॉक पे हमेशा रिस्क ज्यादा रहता है। अब मैंने आपको ब्रॉडली बताया कि पिछले हफ्ते में हुआ क्या है, अब है ना कुछ स्पेसिफिक बातें करते हैं, ठीक है। तो स्पेसिफिक बातों में सबसे पहले मेरा जो फेवरेट है वो है म्यूचुअल फंड। तो म्यूचुअल फंड का ये चार्ट मैं आपको दिखाना चाहता हूं, और अगर इस चार्ट को आप देखें तो बहुत ही डेंजरस न्यूज आ रही है दोस्त, बहुत ही डेंजरस न्यूज आ रही है। न्यूज ये आ रही है कि फरवरी 2025 में 44 लाख नए सिप्स रजिस्टर हुए। अगर आप जनवरी 2025 में देखेंगे तो यह नंबर 56 लाख का था, ठीक है। बहुत ध्यान से सुनना, इस बात को समझना। और इसी फरवरी 2025 में 54 लाख लोगों ने अपने सिप डिसकंटिन्यू कर दिए, बंद कर दिए। अब आप बोलोगे सर 44 लाख ऐड हुए थे तो 54 लाख ने कैसे बंद कर दिए? अरे भाई पहले के भी तो थे, ये टोटल आउटस्टैंडिंग है ना 1016, यानी कि आपके करीबन करीबन 10 करोड़ 16 लाख एसआईपी अकाउंट्स है, 10 करोड़ 16 लाख एसआईपी अकाउंट्स है। अब 10 करोड़ 16 लाख में 44 लाख नए ऐड हो गए, और इन्हीं में से घूम फिर के पुराने 54,70,000 माइनस हो गए। तो नेट अब हमारे पास जो रह गए, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन रह गया। उसमें जो कंट्रीब्यूशन आया वो आया है 25,999, 25,999 करोड़, जो लास्ट महीने था 26,400 और उससे पहले था 26,459। यानी कि अगर हम 2 महीने में देखें तो ये कंट्रीब्यूशन करीबन 500 करोड़ रुपए कम हो चुका है। ये 2 महीने में 500 करोड़ रुपए का सफाया हो गया कि भाई 500 करोड़ रुपए जो पहले आता था वो अब आना बंद हो चुका है। अगर आप एसआईपी क्लोजर रेशियो के हिसाब से देखें, और ये बहुत स्कैरी नंबर है, 54.7 डिवाइड बाय 44, तो हम कैलकुलेटर पे करते हैं 54.7 डिवाइड बाय 44, तो आप ये देखेंगे कि जो एसआईपी स्टॉपेज रेशियो है वो 1.24 यानी 124% है। यानी 100 लोग नए आ रहे हैं एसआईपी में और 124 लोग दुकान छोड़ के जा रहे हैं। इसलिए वीडियो की शुरुआत में मैंने कहा था कि म्यूचुअल फंड्स भी लोग अब बंद कर रहे हैं, क्योंकि वो थक गए हैं। और वो थक इसलिए गए हैं क्योंकि वो वेल्थ कंपाउंडिंग का कॉन्सेप्ट नहीं समझते, जो मैं अपनी बहुत सारी वीडियोस में बताता रहता हूं। आप जानते हो, मेरी प्लेलिस्ट को जाके देखना, मैंने खुद की भी वेल्थ कंपाउंडिंग कैसे करी है वो भी बताया हुआ है। लोग फाइनेंशियल प्लानिंग भी नहीं करना जानते, फाइनेंशियल प्लानिंग का एफ भी नहीं जानते। इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मैंने फाइनेंशियल प्लानिंग का एक बहुत डिटेल कोर्स बनाया हुआ है, और वो इतना सरल कोर्स है कि आप 6 घंटे के अंदर 40 वीडियो के अंदर ये सब समझ जाएंगे कि पैसे की बजटिंग कैसे करते हैं, अपनी आज की नेटवर्थ कैसे निकाले। आपको पता है आपके पास क्या सामान है, आपको पता है आप ओन क्या करते हो और ओ क्या करते हो। उसमें हम ये बताते हैं कि आप अपने लिए इंश्योरेंस कैसे खरीद सकते हैं, लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, क्या चीजों का ध्यान रखना चाहिए, इन्वेस्टमेंट्स कैसे करें, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, कैसे अपने गोल्स बनाएं, उस गोल्स के लिए कैसे उस गोल्स को अचीव किया जाए, और लास्ट में टैक्सेशन। ये सारी चीजें मैं अपने फाइनेंशियल प्लानिंग के कोर्स में बताता हूं। और मैं जानता हूं कि आपको लगेगा मैं बहुत महंगा बेचूंगा, नहीं, आप लोग के लिए स्पेशली सिर्फ उसका प्राइस रखेंगे 999।
तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस पर जाके क्लिक कीजिए और कूपन कोड डाल दीजिए S यानी संजय S999। आप S999 डालेंगे तो वो आपको कोर्स जो है 999 रुपीज में मिल जाएगा। बहुत सारे लोगों ने वो कोर्स करके अपने लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन लेके आए हैं। एक भी लर्निंग ले ली ना दोस्त तो आपका सारा पैसा वसूल हो जाएगा। तो ये एक खर्चा नहीं, निवेश है। लोग 999 की ना जाके स्टारबक्स में कॉफी पी लेते हैं या फिर पिज्जा हट में जाके पिज्जा खा लेते हैं, पर अगर अपने ऊपर निवेश करोगे ना, हो सकता है पैसिव इनकम कमाना सीख लो, जिससे आप कंटिन्यूअसली फ्री में जाके स्टारबक्स और पिज्जा हट में खा पी सको। तो वापस आते हैं, बहुत स्कैरी और बहुत डरावना रेशियो हो गया है, क्योंकि एक तो ज्यादा लोग छोड़ के जाने लग गए हैं। पिछले महीने से ये नंबर बढ़ रहा था और अब ये नंबर प्रपोर्शन में और ज्यादा बढ़ चुका है। पिछले महीने ये नंबर था 106%, अब है 121% के आसपास, और एसआईपी का क्वांटम भी कम हो गया, यानी लोग अभी डरे हुए हैं। तो दोस्तों ये तो हुई म्यूचुअल फंड्स की बात, पर बहुत सारे लोग डायरेक्ट स्टॉक खरीदते हैं, जिसके लिए मैं तो मना करता हूं, पर आप लोग फिर भी खरीदना चाहते हैं, बहुत सारे लोग खरीदते हैं। तो जब आप डायरेक्ट स्टॉक खरीदते हैं तो आपको डीमैट अकाउंट खोलना पड़ता है। तो डीमैट अकाउंट में न्यू डीमैट अकाउंट ओपनिंग स्लोज डाउन इन जनवरी एंड अमिडस्ट मार्केट करेक्शन। तो अगर आप देखें यहां पे तो इनके चार्ट के हिसाब से जो डीमैट अकाउंट ओपनिंग है वो लगातार गिरे जा रही है। ये आप देखेंगे अगस्त सितंबर के आसपास 4.44 मिलियन यानी कि करीबन 44 लाख अकाउंट्स खुलते थे, जो आज सिर्फ 28 लाख अकाउंट्स खुल रहे हैं, क्योंकि लोगों का कॉन्फिडेंस खत्म हो चुका है। और एक चीज याद रखना, जैसे ही अकाउंट्स कम खुलते हैं तो एक कंपनी में बहुत भारी इंपैक्ट आता है, जिसका नाम है CDSL। क्योंकि भारत देश में आप अपना डीमैट अकाउंट जो डिपॉजिटरी के पास खोलते हैं वो दो ही लोगों के पास खोल सकते हैं, या तो CDSL के पास या NSDL के पास। CDSL एक बार लिस्टेड है, तो आइए जानते हैं CDSL पे इसका क्या प्रभाव पड़ा है। आप देखेंगे आपके होश उड़ जाएंगे। तो गाइस अब आप देख सकते हो CDSL का शेयर है आपके पीछे, सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस, जिससे आप अपना डीमैट अकाउंट खोलते हैं। और ऑब्वियसली डीमैट अकाउंट्स जो है आपने देखा चार्ट में, जो मैंने वेबसाइट पे दिखाया कि वो गिरते जा रहा है। पहले 44 लाख अकाउंट्स खुलते थे, अब 28 लाख अकाउंट्स खुलते हैं। तो जब ग्रोथ कम होगी तो शेयर प्राइस भी कम होगा, क्योंकि मार्केट कहेगी भाई तुम्हारी ग्रोथ ही कम हो गई, तो अब हम आपको ज्यादा प्राइस टू अर्निंग्स क्यों दे। तो अगर आप दिसंबर 2024 से इस पर्टिकुलर कंपनी का देखें रिजल्ट और शेयर प्राइस देखें, तो जो सबसे ज्यादा पीक हुआ था वो दिसंबर 2024 पे हुआ था। तो यहां पे हम इसको लेते हैं और यहां पे ये क्या था, करीबन 2000 रुपए। और यहां से ये नीचे आके आज का जो इसका प्राइस है उसमें ये करीबन पिछले 60 दिन में, सिर्फ 60 डेज के अंदर, 61 ट्रेडिंग डेज के अंदर ये शेयर 46.5% गिर चुका है। ये शेयर आपका 46.5% गिर चुका है, यानी ये 100 रुपए का था तो 54 रुपए का रह गया, 1995 का था 1066 का रह गया है। तो यानी कि बहुत जबरदस्त गिरावट है, क्योंकि मार्केट में लोग नए डीमैट अकाउंट्स नहीं खोल रहे हैं, और उसकी वजह से यहां पे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। बहरहाल आगे चलते हैं, अभी तक हमारी न्यूज खत्म नहीं हुई, ये लंबी वीडियो होने वाली है, तो बने रहिएगा। हो सकता है वैसे तो मैं बहुत तेज बोलता हूं, बहुत सब मेरे को बोलते हैं, बट अगर आपको लगता है तो आप 1.25x पे देख सकते हैं वीडियो को। और आगे देखते हैं। अच्छा, अब हमने समझ लिया इन्वेस्टिंग करनी है तो डीमैट अकाउंट्स कम खुल रहे हैं, म्यूचुअल फंड्स करना है तो ज्यादा लोग छोड़ के जा रहे हैं, और एसआईपी का कंट्रीब्यूशन कम हो रहा है। अब तीसरी चीज जो मैं बता रहा था वो था फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस। अब फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में आप न्यूज देखिए, ये न्यूज कह रही है कि सेबी का जो एफएनओ क्लीनअप हुआ है, सेबी एफएनओ में बहुत रूल्स लाया और एक नया रूल लेके आया इस हफ्ते, जो बताऊंगा आप हिल के रख जाओगे। तो ये कह रहे हैं कि सेबी का जो एफएनओ क्लीनअप है उसकी वजह से 20% रिटेल ऑप्शन ट्रेडर्स जो है मार्केट छोड़ के चले गए। ठीक है, 20% रिटेल ट्रेडर्स जो है मार्केट छोड़ के जा चुके हैं। अब 20% मार्केट रिटेलर्स जब मार्केट छोड़ के जाएंगे तो वॉल्यूम कम हो जाएगी, वॉल्यूम कम होगी तो ब्रोकर्स का जो ब्रोकरेज है वो भी कम हो जाएगी, एनएससी की कमाई कम होगी, बीएससी की कमाई कम होगी। और पता है क्या होता है, जब घर में दो बच्चे हैं, ठीक है, घर में दो बच्चे हैं और खाने बहुत हो तो दोनों बच्चे बहुत प्रसन्न रहते हैं, पर जब खाने का अभाव हो जाए ना तो दोनों बच्चे लड़ने लग जाते हैं। आपने कभी ऐसा देखा है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और हमारे देश के जो दो सबसे बड़े एक्सचेंज है वो है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, और ये दोनों बच्चों में पहले तो बहुत खाना था तो सब बड़े खुश चल रहे थे, पर अब जो है वॉल्यूम खतरनाक तरीके से डिप कर गई है, तो ये दोनों जो है लड़ने लग गए आपस में, और इनकी अब हो गई है घमासान युद्ध। और युद्ध क्या कह रहा है कि एनएससी वर्सेस बीएसई, सेबीज कर्व्स एक्सचेंज मूव्स रीशेप ऑप्शंस मार्केट। अब इसका मतलब क्या है आप समझिए। पहले क्या था ना कि सेबी जो है डेली एक्सपायरी करवाता था, कभी बैंक निफ्टी की एक्सपायरी हो रही है, कभी मिड कैप निफ्टी की एक्सपायरी हो रही है, कभी फिन निफ्टी की एक्सपायरी हो रही है, कभी निफ्टी की एक्सपायरी हो रही है, तो ये सब हो रहा था। अब जब ये हो रहा था ना तो बहुत छोटे छोटे ट्रेडर्स मार्केट में कूद के आ जाते थे कि चलो यार हम भी ट्रेड करेंगे, एक्सपायरी डे पे प्रीमियम्स कम होते हैं, 1000 रुपए लगा देंगे फिर जीत जाएंगे। अब ये जो छोटे ट्रेडर्स होते हैं ना, इसकी वजह से वॉल्यूम आता है मार्केट में, और इन छोटे ट्रेडर्स की वजह से हम जैसे बड़े ट्रेडर्स जो हैं वो मार्केट में खेल पाते हैं, क्योंकि वो खरीद रहे होते हैं, हम बेच रहे होते हैं। तो पर अब क्या हुआ, वो लोग छोड़ के चले गए, बोले यार एक तो रोज की खत्म कर दी, क्योंकि सेबी ने क्या कहा है, सेबी ने कहा बीएससी वालों तुम्हें एक एक्सपायरी मिलेगी और एनएससी वालों तुम्हें एक एक्सपायरी मिलेगी।
तो ठीक है जी, दोनों को एक एक दे दिया, अब दोनों को एक एक रोटी दे दी है। बीएससी कहता है कि भाई एनएससी की रोटी जो है वो अगर पहले सर्व हो गई तो मेरी रोटी अच्छी नहीं बनेगी। तो एनएससी का जो एक्सपायरी था वो थर्सडे को हो रहा था और बीएससी का जो एक्सपायरी था वो फ्राइडे को हो रहा था। अब बीएससी ने क्या कहा, वो कहता चल एक काम करते हैं, मैं ये फ्राइडे वाले को ट्यूसडे कर देता हूं, तो मैं एनएससी से पहले हो जाऊंगा, हो सकता है मुझे पहली रोटी मिल जाए और प्रॉब्लम मेरी सॉल्व हो जाए। तो इस वजह से अब दोनों के बीच में हो गया है झगड़ा, ठीक है, और इसका इंपैक्ट आ रहा है। और ये क्या हुआ है, जो ओवरऑल प्रीमियम टर्नओवर है वो 3% से गिर चुका है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है। वही बोला ना, जब रोटी कम होने जाए परिवार में तो झगड़ा होना चालू हो जाता है बच्चों के बीच में। एनएससी का कंबाइंड जो प्रीमियम है वो 13% गिर चुका है, क्योंकि एनएससी ना बड़ा एक्सचेंज था डेरिवेटिव्स खेलने के लिए। तो अब इन दोनों के बीच में लड़ाई हो गई है और इस लड़ाई में क्या हुआ है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का नुकसान होने लग गया है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का शेयर भी सीडीएसएल की तरह गिर चुका है, क्योंकि बीएससी की भी कमाई कम हो गई, क्योंकि पहले जहां 5 एक्सपायरी कर सकते थे अब सिर्फ 1 एक्सपायरी है। तो अगर हम बीएससी लिमिटेड का शेयर देखें तो देखते हैं उसमें क्या गिरावट है। अगर आप यहां देखें तो ओ हो, मजा आ गया, आपको धमाल आ जाएगी यहां पे। अगर आप यहां देखें तो पिछले कुछ दिनों में जब से ये खेला चालू हुआ है तो अपने टॉप पॉइंट से बीएससी जो है वो कितना गिर गया है, आइए जानते हैं। वो गिर गया है करीबन 36%। तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पिछले 37 दिनों में, पिछले 37 ट्रेडिंग सेशंस में 36% गिर चुका है, यानी 100 रुपए का शेयर बन चुका है 64 रुपए। क्यों? क्योंकि वहां पे रोटी कम जाने लग गई है। अब वहां पे भी सिर्फ एक ही एक्सपायरी हो पाएगी और आपका 6170 रुपए का शेयर बन गया है करीबन 4000 रुपए। वैसे तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का जो शेयर है वो प्राइवेट मार्केट्स पे अवेलेबल है, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पे अवेलेबल है और बहुत अच्छा परफॉर्म किया उसने प्राइवेट प्लेटफॉर्म्स पे। पर अभी एनएसई भी डरा हुआ है, तो वो अभी आईपीओ लेके नहीं आ रहा है, क्योंकि उनको बहुत उम्मीद थी कि हमारी अर्निंग्स बढ़ेंगी, पर मुझे लगता नहीं है इस बार अर्निंग्स बढ़ेंगी, क्योंकि ट्रेडिंग वॉल्यूम्स 30-30, 40-40% गिर चुकी है। और जो मेजर एनएसई की कमाई होती थी वो होती थी एफएनओ की वजह से। बिकॉज अगर भारत में 100 रुपए की वॉल्यूम थी तो आप हैरान हो जाओगे जान के कि 99.6% वॉल्यूम, यानी 99.6 रुपए की वॉल्यूम सिर्फ फ्यूचर्स एंड ऑप्शन से आती थी। बाकी 0.4 जो है वो कैश एंड कैरी यानी खरीद बेच करने से आती थी नॉर्मल स्टॉक्स के। तो ये बहुत जबरदस्त डेटा कि आपको पता था, आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो अभी तक क्लास कैसी लग रही है मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ। अच्छी लग रही है तो माइंड ब्लोइंग लिख दो, मैं समझ जाऊंगा कि आप मेरे साथ टिके हुए हो और आप अपनी फाइनेंशियल नॉलेज पे निवेश कर रहे हो, समय निवेश कर रहे हो। तो ये हो गया जी बीएससी का हाल। अब हम आगे चलते हैं। अच्छा, ये काफी नहीं था तो अगला स्टेप एक और लेके आ गया सेबी। सेबी पैनल में आस्क रिटेल एफएनओ ट्रेडर्स टू प्रूव सूटेबिलिटी, यानी कि अलॉन्ग विद इंश्योरिंग दैट अ ट्रेडर हैज इनफ फंड्स, यानी कि आपके पास पैसे भी होने चाहिए और आपके पास नॉलेज भी होनी चाहिए, नॉलेज टू ट्रेड डेरिवेटिव्स। यानी कि अब ये हो सकता है कि मार्केट रेगुलेटर आके बोले भाई साहब सुनिए, अगर आपके पास 10 लाख रुपए की नेटवर्थ नहीं है ना तो आप ट्रेडिंग कर ही नहीं सकते हैं। और दूसरा, अगर 10 लाख रुपए है भी तो भाई साहब नॉलेज लीजिए, पहले कोई एग्जाम पास कीजिए, उसके बाद हम आपको ट्रेडिंग करना अलाउ करेंगे। तो ये होगा तो वॉल्यूम्स और कम होंगी, वॉल्यूम्स और कम होंगी तो किसको इंपैक्ट होगा? बीएसई को होगा, एनएसई को होगा, सेबी की भी कमाई कम होगी, ब्रोकर्स की कमाई तो बहुत ही कम हो जाएगी। यानी आगे आने वाले समय में ब्रोकरेज की कंपनीज का अभी कोई डायरेक्ट हमारे को लग रहा नहीं है कि बहुत अपटिक मिलने वाला है। ठीक है, तो वही चीजें सारी मैंने जो बताया था, म्यूचुअल फंड बंद करो, ट्रेडिंग बंद करो, इन्वेस्टमेंट को बंद करो, ये सब हो गया है। तो लोग क्रिप्टो की तरफ जा रहे थे, पर उस पे जाने से पहले क्रिप्टो मैं एंड में बताऊंगा आपको कि क्रिप्टो के साथ क्या हुआ है, उसको भी हम समझते हैं। पर उधर जाने से पहले थोड़ा यूएस, इंडिया और ये सब चीजों को भी समझते हैं कि क्या चल रहा है वहां पे। क्योंकि आपको पता है कि ट्रंप साहब जो है वो एकदम अलग ही मोड में चलते रहते हैं, कभी कुछ बोल देते, कभी कुछ बोल देते। बीच में बोला कनाडा में 50% लगा दूंगा, फिर बोलते नहीं नहीं यार, बाद में 2 घंटे में बोल दिया नहीं लगाऊंगा। अब आते हैं यूएस में क्या चल रहा है। तो यूएस में जेडी वैंस जो हैं वो कहते हैं कि ग्रीन कार्ड होल्डर डजंट हैव इंडेफिनिट राइट टू बी इन यूएस, यानी कि अब वो धीरे धीरे ना इमिग्रेशन लॉज को बदल देंगे। पहले लोग क्या करते थे, 5-5, 7-7 साल रुकते थे, यार हमारे को ग्रीन कार्ड मिल जाए, ग्रीन कार्ड मिल जाए। ग्रीन कार्ड के लिए भारतीय ना एकदम भागते थे वहां पे यूएस में। अब तो वैसे यूएस सिटीजनशिप को कह रहे हैं $5 मिलियन यानी मोटा मोटी 45 करोड़ रुपए में आके ले जाओ। पर वो कह रहे हैं कि अगर ग्रीन कार्ड होल्डर हो ना तो आपको इंडेफिनिट राइट नहीं मिलेगा यूएस में रहने को, यानी कि बहुत जबरदस्त चेंजेस आ सकते हैं इमिग्रेशन लॉज में। और इमिग्रेशन लॉज में चेंजेस आएंगे तो इंपैक्ट होगा आईटी कंपनीज को, क्योंकि आईटी के बंदे सबसे ज्यादा जाते हैं वहां पे। आपको पता है टीसीएस इन्फोसिस का 51% रेवेन्यू जो है वो यूएस मार्केट से आता है। तो ये एक बहुत बड़ी खतरे की निशानी है। जेडी वांस कौन है? वो वहां के वाइस प्रेसिडेंट है, सब जानते हैं। उनकी वाइफ जो है वो इंडियन है, अभी मोदी जी जाके मिले थे उनके बच्चों से और उनके वाइफ से और सारी फैमिली से। तो ये है। अब आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। अगर डाउ जोन्स जो उनका इंडेक्स है, डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज, डीजेआईए कहते हैं, उसमें 650 पॉइंट की वृद्धि हुई है कल फ्राइडे रात को। बट अभी भी उसका वर्स्ट हफ्ता रहा है सिंस 2023, यानी पिछले 2 साल में सबसे खराब परफॉर्मेंस रही है। आइए जानते हैं सबसे खराब परफॉर्मेंस जो उसकी रही है, तो उसने पिछले हफ्ते में कितना लॉस किया है। तो अगर आप देखेंगे तो पिछले पूरे हफ्ते में डाउ जोन्स जो है वो 3% नीचे गया, यानी 1300 पॉइंट नीचे गया है। थोड़ी रिकवरी हुई है
बट उसके बावजूद भी ये 2023 से लेके आज तक डाउ जोन्स का सबसे खराब हफ्ता रहा है रिकवरी करने के बाद। सोचिए अगर रिकवरी ना होती तो क्या सिचुएशन होती। आगे यहां पे जो ट्रम्प टैरिफ चलता रहता है, उस पर बीबीसी ने एक बहुत जबरदस्त बात की है। उसने कहा कि यूएस टैरिफ ऑन इंडिया विल बी अ बिटर पिल टू स्वॉलो। देखिए टैरिफ में ना अगर आपको समझना पड़ेगा टैरिफ का मतलब क्या होता है, बहुत सिंपल तरीके से समझाता हूं। भारत वहां पे कुछ गुड्स भेजता है, यूएस इंडिया में कुछ गुड्स भेजता है। तो जब भारत यहां से कुछ गुड्स भेजता है तो यूएस बोलता है कि ठीक है जी, मेरे लोगों को उसकी जरूरत है, तो मैं ना उसको महंगा नहीं करता, ठीक है, नहीं तो महंगा करूंगा तो मेरे लोगों के यहां पैसे ज्यादा देने पड़ जाएंगे, इन्फ्लेशन आ जाएगा। पर जब यूएस इंडिया को कुछ भेजता है, जैसे हार्ली डेविडसन भेजता है, तो वहां पे इंडिया जम के टैक्सेस लगाता है। फोर्ड की गाड़ी आती है, जम के टैक्सेस लगा देते हैं, ठीक है। तो यूएस कहता है यार ये क्या चक्कर है यार, मैं तो तुम्हारी चीजों को यहां पे टैक्स नहीं कर रहा, तुम क्यों टैक्स कर रहे हो, तो दोनों हम रेसिप्रोकल टैक्स करेंगे। अब इंडिया के दो सबसे बड़े एक्सपोर्ट हमेशा याद रखना जो यूएस को है, वो है एक तो टेक्नोलॉजी आईटी सर्विसेज, और दूसरा है फार्मास्यूटिकल यानी कि ड्रग्स, मतलब दवाइयां, ड्रग्स वो नहीं, दवाइयों को ड्रग्स कहते हैं। तो अगर आप देखें तो इंडियन कंपनीज बहुत जबरदस्त एक्सपोर्ट करती हैं। इंडिया का जितना दवाई का एक्सपोर्ट होता है ना, उसका करीबन 31%, ठीक है, मोटा मोटी एक तिहाई एक्सपोर्ट सिर्फ और सिर्फ यूएस को होता है। तो इंडियन कंपनीज बहुत डरी हुई हैं, पर बीबीसी कह रहा है कि ये जो यूएस अगर उस पर लगा देगा ना, तो वो अफोर्ड ही नहीं कर पाएगा। ये उनके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी, उनके लोगों के लिए प्रॉब्लम हो जाएगी, बिकॉज हेल्थ केयर जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है किसी भी कंट्री के लिए। तो आइए समझते हैं वो क्यों ऐसा कह रहे हैं। तो ये बात पढ़िए, नियरली हाफ ऑफ ऑल जेनरिक मेडिसिन टेकन इन द यूएस कम फ्रॉम इंडिया अलोन। यानी कि अगर 10 वहां पे जेनरिक मेडिसिन है, जैसे हमारी पैरासिटामोल हो गई, ये सब हो गई, उसमें से 5 भारत में से आती है, 50%, ठीक है। उसके अलावा जेनरिक ड्रग्स विच आर चीपर वर्जन ऑफ ब्रांड नेम मेडिकेशंस इंपोर्टेड फ्रॉम कंट्रीज लाइक इंडिया मेकअप 9 आउट ऑफ 10 जो है वो इंडिया से आती है, ठीक है। तो ब्रांडेड जो होती है उसमें से तो 10 में से 9 इंडिया से आ रही है। अच्छा, इसकी वजह से यूएस को 2022 में $219 बिलियन की बचत हुई थी, क्योंकि वो इंडिया से मंगवाते हैं ना, तो उनको $219 बिलियन की बचत हुई थी। अब आप सोचो अगर हम पे उन्होंने टैक्स लगा दिया, हो सकता है इस $219 बिलियन में से उनका काफी लॉस हो जाएगा। तो ये इतना इजी नहीं होगा। डॉक्टर मेलिसा बाबर जो येल यूनिवर्सिटी से, वो कह रही हैं कि टैरिफ कुड वर्सन द डिमांड सप्लाई इंबैलेंसेस, यानी कि अभी ऑलरेडी बहुत प्रॉब्लम है, डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, और उसके टैरिफ लगाने से तो और भी प्रॉब्लम हो जाएगी। दिलीप सांघवी जो इंडिया की वन ऑफ द बिगेस्ट फार्मा कंपनी सन फार्मा के चेयरमैन है, वो कह रहे हैं कि उनकी जो कंपनी पिल बेचती है वो $1 से $5 पर बॉटल पे होती है, और इतनी कम कॉस्ट पे वो टैरिफ्स को जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे, उनके लिए भी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो अगेन इंडियन फार्मास्यूटिकल कंपनीज को भी थोड़ा टाइम तक देखना पड़ेगा, बिकॉज अभी पता नहीं कि यूएस का बिहेवियर क्या रहेगा। अच्छा, ये चलते चलते ना आज आपको पता है कि सबसे अच्छे दोस्त अगर डोनाल्ड ट्रंप के कोई हैं तो वो इलॉन मस्क है। अभी उन्होंने इलॉन मस्क से एक गाड़ी भी खरीदी है, टेस्ला की, वो लाल कलर की गाड़ी उन्होंने खरीदा है इलॉन मस्क से, टेस्ला की। सब्सक्राइब करने के लिए देखो यूएस प्रेसिडेंट भी टेस्ला की गाड़ी चला सकता है। अब वो क्यों करते हैं हम जानते हैं, क्योंकि ट्विटर का बहुत यूज हुआ था उनके इलेक्शंस में, फंडिंग भी हुई थी, तो वो खुला सपोर्ट करते हैं। तो यहां क्या हुआ, तो पहली चीज हुई कि टेस्ला को इंडिया में डेब्यू हो गया भाई। अब टेस्ला इंडिया में आके रहेगा, बीकेसी में उसका पहला शोरूम खुलेगा, उसने 35 लाख रुपए महीने का रेंट दिया है, ये वही दिया जहां पे एप्पल का भी स्टोर है। और उसके बाद देखिए टेस्ला के ना इलॉन मस्क के दो बड़े प्रोडक्ट्स है, एक गाड़ी और एक स्टारलिंक। अब स्टारलिंक के ना जब तक डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट नहीं बने थे बहुत आसानी से वो आ नहीं पा रहे थे, पर जब से बने हैं तब से बातें बहुत तेज हो गई, और तेज ऐसी हो गई कि अब इंडिया में 3M हो गया। अब आप बोलोगे संजय सर ये 3M क्या है, तो 3M ये है कि हमारे मुकेश जी और हमारे मित्तल जी मस्क हो गए हैं। यानी कि हमारे मुकेश जी रिलायंस और हमारे मित्तल जी एयरटेल, दोनों ने मस्क को, एम को अपना लिया है, और स्टारलिंक को दोनों इंडिया में लेके आ गए हैं। और ये न्यूज अगर आप देखें यहां पे बहुत बड़ी न्यूज है, भारतीय एयरटेल टू ब्रिंग इलॉन मस्क स्टारलिंक टू इंडिया और साइंस एग्रीमेंट विद स्पेसएक्स, ठीक है। उसके अगले दिन क्या होता है, उसके अगले दिन होता है मस्क मित्तल नाउ मुकेश, वही 3M इंडिया के जो जियो टू अनवेल स्टारलिंक डील। यानी कि जैसे ही भारती ने अपनी डील बताई उसी टाइम जियो ने भी अपनी डील बता दी कि हमने स्टारलिंक के साथ डील कर लिया है। यानी अब स्टारलिंक को खुला खेल मिल गया इंडिया में आने का, और स्टारलिंक के आने से इंडियंस को बहुत फायदा ये हो सकता है कि स्टारलिंक जो है वो सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट सर्विसेज देता है, तो गांव कूचे में जाना आसान हो जाता है। नहीं तो फाइबर वाले में क्या इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट बहुत ज्यादा बढ़ती है, और आपको इंफ्रास्ट्रक्चर ले डाउन करना पड़ता है, उसको रिपेयर मेंटेनेंस करना पड़ता है। तो यहाँ पे स्टारलिंक से हमारे छोटे छोटे गांव तक इंटरनेट का पेनिट्रेशन हो जाएगा, वैसे भी हमारा पेनिट्रेशन अच्छा है और अच्छा हो जाएगा। तो ये एक वेलकम स्टेप है। तो यानी कि हमारा यूएस में जो चल रहा है, यूएस में अभी ये करने से मुझे ऐसा लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप शायद थोड़ा शांत हो जाए, क्योंकि टेस्ला की एंट्री इंडिया में हो गई है। थोड़ा नैरेटिव क्रिएट हो रहा है कि भाई फार्मास्यूटिकल में यूएस ऐसे ही हम पे टैरिफ नहीं लगा सकता, नहीं तो उसके लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। और उसके अलावा डाउ जोन्स भी रिकवर कर रहा है, और निफ्टी थोड़ा सा प्लस माइनस चल रहा है। ये महीना अभी तक जो है निफ्टी पॉजिटिव रहा है 5 महीनों के गिरावट के बाद। तो कुछ थोड़े मैं कहूंगा ग्रीन शूट्स दिख रहे हैं, पर लोगों का ट्रस्ट खत्म हो रहा है, और इस ट्रस्ट को बचाने के लिए मैं आपको एक ही चीज बार बार हमेशा बोलता हूं, और मेरे ट्रेनर साहब हैं श्री वॉरेन बफेट साहब, वो कहते हैं कि बी फियरफुल व्हेन द मार्केट गेट्स ग्रीडी बट बी ग्रीडी व्हेन द मार्केट गेट्स फियरफुल। दोस्तों मैंने हमेशा जो पैसा कमाया है वो इसी तरीके से कमाया है। आज भी मैं जम के परचेज कर रहा हूं,
हर बार गिरता है मैं खरीद लेता हूं। मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी फंड है, मैं उसको जरूर निवेश करता हूं, क्योंकि मुझे पता है कि जब 2030 आएगा या 2032 आएगा तब मैं उस दिन बैठ के सोच रहा हूंगा कि भाई ये तो बढ़िया हो गया अपना काम। क्योंकि जब 2030 या 32 आएगा तब मैं सोच रहा हूँ यार ये काम बढ़िया हो गया, तब हमने सस्ता खरीद लिया था, आज माल महंगा हो गया है। क्योंकि आज हम डाउन टर्न में खरीद रहे हैं और हम अपटर्न में हो सकता है इसको बेचें या फिर उसको रखेंगे तो हमारे यूनिट्स ज्यादा हो जाएंगे, यूनिट ज्यादा होंगे तो प्रॉफिट ज्यादा होंगे। अगर आप चाहते हो मैं डिटेल्ड एक इस पे वीडियो बनाऊं कि कैसे आप जब नीचे खरीदते हो और कितना आपका प्रॉफिट का फर्क पड़ता है एक इन्वेस्टर के एंगल से, तो मुझे नीचे बता दीजिए, नीचे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए इन्वेस्टिंग। अगर आप इन्वेस्टिंग लिखेंगे तो मैं एक ऐसी वीडियो बताऊंगा कि जिसमें आपको पता चलेगा यार ये तो बहुत सिंपल था पैसा बनाना। तो एकदम डिटेल वीडियोस पे बनाएंगे। बहरहाल ये हमेशा याद रखिएगा। अब जो आखिरी प्याम है आज की वीडियो का वो है कि सब लोग म्यूचुअल फंड्स छोड़ गए, ट्रेडिंग छोड़ गए, एफएनओ छोड़ गए और अब ये क्या कहते हैं डायरेक्ट स्टॉक बाइंग भी छोड़ गए, डीमैट कम हो रहे हैं, तो अब सब कहां भागे थे? क्रिप्टो की तरफ भागे थे। ठीक है, सबको बड़ा मजा आया, अरे बिटकॉइन बिटकॉइन बिटकॉइन। तो आइए बिटकॉइन का देखते हैं क्या सिचुएशन रहा है। तो ये बीटीसी, तो अगर हम बीटीसी को देखें तो ये भी भाई बहुत बुरा हाल चल रहा है इस हफ्ते में। वैसे बीटीसी थोड़ा सा ऊपर गया है 4% के आसपास, पर पिछले हफ्ते जो धुलाई हुई है, पिछले हफ्ते करीबन 14% बिटकॉइन नीचे गिर गया है। ठीक है, अगर हम इसके टॉप से देखें, जो अभी पीछे जब डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट बने थे तो जो टॉप बना था वो ये बना था, यहां से लेके आज तक का जो लेवल है वो चल रहा है करीबन 27% डाउन। यानी कि जो आपका बिटकॉइन है, जो मदर ऑफ ऑल क्रिप्टो कॉइन्स है, वो 27% नीचे है। अब दो कॉइन और दिखाऊंगा जो मदर नहीं है, बेबीज हैं। एक है इथीरियम और एक है सोलाना। ठीक है, तो इथीरियम, सोलाना और एक एक्सआरपी है। चलो सबको एक बार क्विकली देख लेते हैं। आपको कौन सा कॉइन सबसे ज्यादा पसंद है वो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो अगर हम इथीरियम को देखें तो हमने बिटकॉइन में देखा ऊपर से नीचे 27% के आसपास गिरावट है। तो इथीरियम में अगर हम देखें सेम चीज को, तो हम ये देखेंगे कि यहां पे जो टोटल गिरावट है वो है, ओ माय गॉड, यहां काफी गिरावट हो गई है, करीबन 55% की गिरावट है। इसलिए लोग जब बोलते हैं ना मैं छोटे कॉइन में इन्वेस्ट करता हूं, छोटे कॉइन में इन्वेस्ट करता हूं, मैं कोशिश करता हूं आप लोगों को बोलता हूं यार बड़े में रहो। देखिए बिटकॉइन 27% गिरा है, इथीरियम जो सेकंड बिगेस्ट कॉइन है अपना क्रिप्टो इंडस्ट्री का, वो 55% गिर गया। अब तीसरा जो कॉइन आता है उसको हम एक्सआरपी कहते हैं। चलो एक्सआरपी भी देख लेते हैं क्या सिचुएशन है एक्सआरपी की। तो यहां पे एक्सआरपी का क्रिप्टो, ओके ये रहा, एक्सआरपी को देखते हैं। तो एक्सआरपी में क्या गिरावट हुई है? एक्सआरपी में आज अगर आप देखें सिचुएशन, तो एक्सआरपी का जो टॉप पॉइंट रहा था वहां से लेके आज तक जो ये गिरा है, ये गिरा है 36%। ठीक है, तो बिटकॉइन 26%, इथीरियम 54% और ये 36%। और लास्ट जो एक और अच्छा कॉइन जो माना जाता है जनरली, मेरा कोई रिकमेंडेशन नहीं है बट मैं सिर्फ आपको स्टडी के लिए बता रहा हूं, क्योंकि बिटकॉइन और सब लोग भागे थे क्रिप्टो की तरफ, तो क्रिप्टो में भी परेशानी होती है, आपको सीखना पड़ता है। ठीक है, अगर आप चाहते हो मैं क्रिप्टो आपको डिटेल में सिखाऊं एकदम बच्चे की तरह कि क्रिप्टो होता क्या है, वेब3 होता क्या है, डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस होता क्या है। मैंने खुद ड्यूक यूनिवर्सिटी से सर्टिफिकेशन की हुई है, यूएस की यूनिवर्सिटी है, मैंने वहां पे पूरा डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस पढ़ा हुआ है। तो मुझे नॉलेज अगर आप चाहते हो मैं उसको आपको दूं तो नीचे मुझे आप लिख दीजिए बिटकॉइन, मैं समझ जाऊंगा कि भाई आप भी इंटरेस्टेड हैं। ठीक है, तो अब मैं आता हूं सोलाना में। आइए देखते हैं सोलाना क्या कहता है। तो सोलाना में अगर हम देखें तो यहां पे जाते हैं जहां पे इसने सबसे बड़ा टॉप बनाया था। ठीक है, और यहां से देखते हैं कि आज ये कितना गिरा है। तो सोलाना जो गिरा है वो गिरा है करीबन अभी जो रिकवर हुआ है उसके बाद करीबन 50% के आसपास गिरा है। तो देखिए मदर क्रिप्टो गिरता है तो बेबी क्रिप्टोस गिरते हैं। यहां पे एक ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी भी निकलती है जिसके बारे में हम सब सीखेंगे। अगर आप मुझे 1000 कमेंट्स बिटकॉइन लिख दोगे, मैं समझ जाऊंगा कि मैं आपको डिटेल में क्लैरिटी के साथ सिखा दूं कि ये होता क्या है भाई क्रिप्टो और ये सब। तो गाइज बहुत लंबी वीडियो थी। अब करना क्या है? करना यह है कि आपको वरी नहीं करना है, इस टाइम पे ग्रीडी होना है, यानी कि इस टाइम पे निवेश को चालू रखिए प्लीज। कोई भी स्टॉक स्पेसिफिक बेट्स मत लीजिए। आप देख रहे हैं अभी इंडस्ट्री ऊपर नीचे चल रही है तो बास्केट बेट्स लीजिए। सबसे सेफेस्ट है निफ्टी 50 कर लीजिए। अगर थोड़ा लंबा समय का अवधि है तो मिड कैप और स्मॉल कैप भी कर सकते हैं। मैंने उसके ऊपर डिटेल वीडियो बनाई है कि क्यों मिड कैप और स्मॉल कैप अब राइटली वैल्यूड लग रहे हैं, ज्यादा डाउनसाइड उसका दिख रहा नहीं है, जरूर जाके देखिएगा। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड RAI नहीं हूं तो अपना डेफिनेटली चेक जरूर करा लीजिएगा जिसको भी आप फॉलो करते हैं उससे। और वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर करना, सब्सक्राइब करना, घंटी दबाना। लंबी वीडियो थी मैं जानता हूं बट बहुत वैल्यू देनी थी इसलिए थोड़ी लंबी वीडियो बना दी। बहुत टाइम से इतनी लंबी वीडियो नहीं बनाई थी, आज मन किया कि आप सबको समरी दूं। अगर आपको ये समरी अच्छी लग रही है और चाहते हो कि हर सैटरडे शाम को ऐसी समरी आपको मिले तो मुझे कमेंट सेक्शन में समरी लिख देना, मैं समझ जाऊंगा कि आप चाहते हो मैं हर सैटरडे को ऐसी वीडियो बनाऊं। बहुत कुछ कमेंट करवा रहा हूं आपसे पर कुछ देके ही आपसे ले रहा हूं। ठीक है, और क्या चीजों पर वीडियो चाहिए कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगली वीडियो तक जय हिंद जय भारत।